जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। ये कहानी उस वक्त की है जब वो जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो इंडिया के अंदर आए और उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया और किस तरीके से उन्होंने इंडिया के फॉरेस्ट को लूटा था। यहाँ के जो आदिवासी ग्रुप्स थे, जो विलेजर्स थे, उनके लाइफ पे क्या इंपैक्ट आया। तो ये पार्ट नंबर 3 है और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे अंग्रेजों के खिलाफ किस तरीके से रिवोल्ट किया था आदिवासी ग्रुप्स ने, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे विद्रोह किया। तो कहानी कुछ इस तरीके की है। जो ब्रिटिशर्स हैं यहाँ पर, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब तो ब्रिटिशर्स आ गए खैर यहाँ पे, जो फॉरेन जो पूरी तरीके से क्वीन है, विक्टोरिया है, उनका यहाँ पे हुकूमत हो गया है। अब ये यहाँ पर क्या बोलते हैं कि भैया हम यहाँ पे एक फॉरेस्ट एक्ट लेकर आएंगे और फॉरेस्ट एक्ट ये लोग लेकर आए थे यहाँ पर 1865 के अंदर। और इस एक्ट में इन्होंने कहा कि भैया देखो, ये जो जंगल है पूरे इंडिया का, ये पूरा जो जंगल है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अधीन आता है, हमारे कंट्रोल में आता है और अब हम तय करेंगे जंगल के अंदर कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन इसकी लकड़ियाँ इस्तेमाल करेगा, कौन से फल खाएगा, कौन नहीं खाएगा। ये सब देखते हुए जितने भी आदिवासी ग्रुप थे जो डिपेंडेंट थे पूरी तरीके से जंगल के ऊपर, जो विलेजर्स थे जो डिपेंडेंट थे जंगल के ऊपर, वहाँ से जाके सब्जी लेकर आते थे, फ्यूल लेकर आते थे, अपनी लकड़ियाँ से खाना पकाएंगे, जिस वजह से जितने भी लोग थे जो डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट के ऊपर, ये लोग सरकार से नाराज हो गए। अब किस तरीके से रिवोल्ट होता है इसके ऊपर कहानी है। तो ये कहानी है बस्तर की। बस्तर जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है बस्तर। तो ये है, यहाँ से शुरुआत होती है रिवोल्ट की, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे इनके रिवोल्ट की। ये बॉर्डर शेयर करता है। अब ये जो बस्तर है यहाँ डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है विद द आंध्र प्रदेश, विद द ओडिशा और महाराष्ट्र, इन तीनों के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो प्लेट्यू है। प्लेट्यू मतलब पठार होता है। इसका मतलब क्या है ना, एक पहाड़ है, ऐसे एक पहाड़ है, इसका जो नोक है ऊपर का, ये नोक नहीं है और यहाँ पे जो बस्ती है वो रह सकती है, यहाँ पे जो लोग हैं बच सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके का एरिया है, मतलब रहने के लिए ज़मीन भी है यहाँ पर। जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर भी प्लेट्यू है, वहाँ पर भी लोग रह सकते हैं। जो साउदर्न रीजन है वो एकदम प्लेन रीजन है। ये जो रीजन है यहाँ पर एकदम ही प्लेन है, छोटी छोटी घास हो रखी है, प्लेन ज़मीन है, समतल ज़मीन ऐसी है। पास में ही इंद्रावती नदी है, यहाँ उड़ीसा में बहती है इंद्रावती नदी, यहाँ पे नदी भी है पास में। तो मतलब जो खाना पीना है यहाँ पे पूरी तरीके से है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ के जो लोग हैं, जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, जीते कैसे हैं, इनका लाइफस्टाइल किस तरीके का है, जो फॉरेस्ट एक्ट आया है इससे पहले उसके बाद क्या था जीवन यहाँ पे था। तो यहाँ पर अलग अलग जो कम्युनिटीज़ है वो लोग रहते हैं। मरिया हो गया, मुंडरी गोंड्स हो गया, धुरवास हो गया, भतरास हो गया, हलवास, ये सब जो कम्युनिटीज़ है, ट्राइबल ग्रुप्स अलग अलग रहती हैं। इन सब की जो लैंग्वेज है वो अलग है एक दूसरे से। लैंग्वेज जो है एकदम कॉमन यहाँ पर नहीं है। और इंडिया है तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, मुहावरा भी है यहाँ पे, 2 कोस पे पानी बदले 4 कोस पे वानी। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जितने भी ये सब कम्युनिटीज़ हैं ये सब मिलकर विद्रोह करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। इसके पीछे कारण क्या है? कारण है इनकी संस्कृति, इनका जो कस्टम है, इनका जो बिलीफ है वो एकदम कॉमन है। ये सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं नदी की, जंगल का, पहाड़ का, क्योंकि इन सबका ये मानना है कि भैया ये सब चीज़ें हमको, जो जीवन है हमारा अच्छा बीतता है, जंगल से हमें खाना मिल जाता है, हिरन शिकार जो मिला पकड़े खा लेते हैं, नदी से पानी मिलता है, जो पहाड़ है फूल पौधे होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती है जिससे हम इलाज करते हैं। तो इनका यही मानना है कि भैया हमें इनसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं आके यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर अपना अधिकार जमा रहे हैं, जिसके बाद अब ये लोग रिवोल्ट करने को तैयारी करने वाले हैं। यहाँ पर इन सबका अपना अपना गांव बन रखा है, क्योंकि जो लैंग्वेज है यहाँ पे बैरियर है, तो यहाँ पे इनका गांव बन रखा है। गांव किस तरीके से है, ये पूरा का पूरा एक बस्तर हो गया, यहाँ पे अलग अलग गाँव बना दिया। अब ये जो एक एरिया है इसको मालूम है कि भैया ये मेरी बाउंड्री है, मुझे इसके बाहर नहीं जाना है। तो यहाँ पर हर एक इंसान को मालूम है कि हाँ भैया बाउंड्री क्या चीज़ है और मुझे बाउंड्री पार नहीं करना है। जिस तरीके से आज की तारीख में इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं, इंडिया चाइना हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया। अब यहाँ भी जो बॉर्डर है ये बार आप तभी कर सकते हो जब आपको वीज़ा मिलेगा, और वीज़ा मतलब ही आपको परमिशन मिल गया। तो यहाँ पे बिना परमिशन के जो लोग हैं अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते हैं। अगर कोई रिसोर्सेज है, मान लो ये जो गांव है इसको एक जड़ी बूटी चाहिए, लेकिन वो जड़ी बूटी सिर्फ यहीं पर मिलती है, तो यहाँ पर वो आएगा, जड़ी बूटी लेकर आप चला जाएगा, लेकिन इस जड़ी बूटी के बदले छोटा सा वो आपको यहाँ पर फी पे कर देगा, जिसको दंड बोलते हैं। अपना दंड दे दे कि हाँ भैया मैं आपकी ज़मीन पर आया, आपसे मैंने ये कुछ पौधा ले लिया है, आपको ये पैसा हम दे देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का मतलब खरीदना हो गया, एक तरीके से बिजनेस भी यहाँ पर हो रहा है। अब आगे क्या है, कुछ गांव ऐसे भी हैं जहाँ के जो लोग हैं वो वॉचमैनगिरी करते हैं, मतलब अपने जो रात को निगरानी रखते हैं कि हाँ भैया हमारे जो खेत हैं वो सब कुछ सही तो है, कोई चोर तो नहीं आ गया, कोई डाकू तो नहीं आ गया, ये सब चीज़ नज़र रखते हैं। अब मान लो नज़र नहीं रखी, कोई नील गाय आई दौड़ लगा देगा, तो जो फसल है वो तो खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ गाँव ऐसे भी हैं जो वॉचमैन का काम करते हैं, मतलब देखते हैं कि हाँ भैया कोई नील गाय ना आ जाए, कोई चोर ना आ जाए, ये सब चीज़ यहाँ पे देखा जाता है। और साल में एक बारी ये अपना बिग हंट जो है अनाउंस करते हैं, मतलब एक फेस्टिवल की तरह हो गया, अपना थोड़ा बहुत शिकार करेंगे, पार्टी करेंगे, हिरन विरन मार के खा लेंगे। और उनका जो सरपंच रहेगा, परगाना जिसको बोलते हैं, परगाना जो रहेगा इनका जो सरपंच है, एक तरीके से ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या गांव के अंदर वो सब सोल्व करता है। मान लो गांव है जहाँ पे बाढ़ जाती है हर साल, तो इस फेस्टिवल के दौरान
जितने भी लोग हैं वो सब आके बैठते हैं एक जगह पे और फिर डिस्कशन करते हैं कि हाँ भैया हमारे गांव के अंदर हर साल बाढ़ आती है, तो क्यों ना हम बांध बना के जो पानी से रोक दें। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम्स को हम लोग सोल्व करते हैं, यहाँ पे बिग हंड अनाउंस करते हैं, शिकार करते हैं, इस तरीके से लोग इंजॉयमेंट करते हैं। अब ये जो था ये था आम जिंदगी। अब है मिंटो जिंदगी। अब यहाँ पर एक्ट पास हो गया है। अब एक्ट के बाद कैसे लाइफस्टाइल है, अब जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कहा जितना भी जंगल है पूरे इंडिया के अंदर उसका 2/3 जो जंगल रहेगा ये रिजर्व रहेगा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अधिकार बनता है अंग्रेजों का। जंगल काटेंगे कौन, अंग्रेज काटेंगे। यहाँ से कुछ कलेक्ट करना है, हाथी दांत हो गया या हिरन सिंह हो गया, राइनो का जो सिंह हो गया, वो सब जितने कलेक्ट चीजें करनी है, शहद हो गया, ये सब चीजें जो कलेक्ट करेंगे वो सब अंग्रेज होंगे। यहाँ पर जितना भी यहाँ बिजनेस होगा वो सब अंग्रेज करेंगे। इस तरीके से 1905 के अंदर इस एक्ट को पास किया गया और कहा गया जो 2/3 फॉरेस्ट रहेगा ये पूरी तरीके से संभाला जाएगा बाय द ब्रिटिशर्स। इसके बाद क्या होता है, ये लोग कहते हैं जो आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हो उसको बंद कर दो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, आप कहीं भी जाके पेड़ काट देते हो, वहाँ आग लगा देते हो, राख से खाद बनाते हो, कल यहाँ खेती किया अगले साल यहाँ खेती करोगे, इस तरीके की जो खेती है इसको बंद कर दो। इससे हम नहीं आपसे टैक्स वसूल कर पा रहे हैं और जो हमारे पौधे हैं छोटे छोटे से जो बड़े होकर पेड़ बनेंगे उनको बेचेंगे वो आप खराब कर देते हो। इसके अलावा ये बोलते हैं जो आप हंटिंग करते हो आप ये हंटिंग भी नहीं करोगे, क्योंकि आप जाते हो जंगल के अंदर, इसको मारते हो उसको मारते हो, पेड़ तोड़ते हो, ये करते हो वो करते हो, बिल्कुल भी नहीं। अब आप जो आम इंसान खाता है, सब्जी खाता है, वो सब्जी खाओ आप, यहाँ पे कोई शिकार करने की जरूरत आपको नहीं है। और जो आप कलेक्ट करते हो, यहाँ पे शहद निकालते हो, रबड़ निकालते हो, जितनी भी चीज़ें आप कलेक्ट करते हो कलेक्ट भी बिल्कुल नहीं करोगे। अब हम यहाँ पर किसी एक आदमी को यहाँ पे चुनेंगे, नियुक्त करेंगे, वो जाके यहाँ से चीज़ें कलेक्ट करेगा और हमको ही बेच देगा। इस तरीके से पूरा बिजनेस चलेगा। इस सिस्टम के बाद क्या होगा, जो ट्राइबल ग्रुप है जो डिपेंडेंट है जंगल के ऊपर उसका यहाँ पे रोजगार छिन गया। अब ना उसके पास खाने को कुछ है, क्योंकि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकता है, हंटिंग नहीं कर सकता है, हंटिंग से खाता है वो, और ना ही वो पैसा कमा सकता है, क्योंकि पैसा भी कमाता है वो चीज़ों को कलेक्ट करता है जंगल से और बाहर जाके बेच देता है। तो यहाँ पर जो एक आम इंसान है जो कि जंगल के अंदर रह रहा है उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और आगे क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे रुक सकते हैं गांव के अंदर। अब लेकिन यहाँ पर वो चला गया ब्रिटिशर्स, उन्होंने कहा जो यहाँ रुकेंगे हमको रेंट पे करना पड़ेगा। लेकिन हमको रेंट से करना क्या है, तो आप रेंट के बदले यहाँ पे आप हमको फ्री लेबर दो। मतलब यहाँ जंगल हम जो काटेंगे, लकड़ियाँ जो काट रहे हैं, शहद निकाल रहे हैं, ये सामान इधर से उधर पहुँचाएगा कौन, तो आप हमारे लिए एक फ्री लेबर की तरह यहाँ पे काम करोगे, एक स्लेव की तरह हो गया। मतलब यहाँ रहोगे तो काम करोगे, जो हम बोलेंगे करना आपको पड़ेगा। इस तरीके से काम कराया जा रहा है। लेकिन जब हम आपको चाहे यहाँ से हम भगा देंगे वो बिना किसी नोटिस के। नोटिस में क्या है, 30 दिन पहले हम आपको बोलेंगे कि आपको भगाने वाले हैं, अपना बंदोबस्त ढूंढ लो, अपना दूसरा घर ढूंढ लो। यहाँ पे कोई नोटिस नहीं मिलेगा। सुबह राजा आएगा आपके पास, अंग्रेज आएगा, सुबह सुबह भगा देगा आपको घर से, आप जाओगे कहाँ कुछ मालूम नहीं, ना ही आपको कोई कंपनसेशन मिलेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर भगाया जाएगा आपको तो 10,000 रुपये दे देंगे आपको और बोलेंगे जाओ आप यहाँ से कुछ दिन रहो बाहर, अपनी ज़िंदगी अच्छे से काटो। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। आपको भगा दिया जाएगा, आपको जहाँ जगह मिली रहो, नहीं मिल रही नहीं रहो। अब जो अंग्रेज थे ना धीरे धीरे पांव जो है पसर गए। इन्होंने कहा कि अब रेंट बढ़ा देंगे। तो इन्होंने जब रेंट बढ़ा दिया तो जो फ्री लेबर थे वो ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपना जो रेंट है वो चुका देते थे। हाँ भैया कितना रेंट चाहिए, 2 रुपये, लो 2 रुपये दे दिया। अब इन्होंने कर दिया 5 रुपये। अब 5 रुपये उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बड़ी रकम हो गई उस दिनों में, तो 5 रुपये दे नहीं पा रहे। तो इन लोगों को यहाँ पे फ्री लेबर करना पड़ रहा था। तो जो मजदूर का काम था अंग्रेजों को फ्री में मिल रहा था। मतलब जंगल किसका, हमारा। मजदूरी कौन कर रहा है, हम ही लोग कर रहे हैं। लूट के कौन रहा है, हम ही लूट रहे हैं। सामान किसका जा रहा है, हमारा ही जा रहा है। मतलब पूरी तरीके से हमको लूटा जा रहा है। अब जब यहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था उसको बंद कर दिया तो यहाँ पे गेहूं नहीं उग रहा है, खाना नहीं उग रहा है, बिल्कुल भी दाल चूल्हा कुछ नहीं उग रहा है। तो यहाँ पर भूखमरी आ गई, फेमाइन आ गया। तो जो ट्राइबल फेमाइन आने लग गए कुछ वक्त बाद, तो इस वजह से जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो चिढ़ गए अंग्रेजों से, गालियां देते अंग्रेजों को और उनसे अपनी भड़ास निकालते कि हाँ भैया इनकी वजह से ही जो हो रहा है। इस वजह से अब शुरुआत होती है रिबेल की। अब जो यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये विद्रोह करने लगेंगे। अब ये लोग जो है इकट्ठा होंगे बाजार में, जब काउंसिल जो होता है, मीटिंग जो होता है उसमें मिलेंगे, बात करेंगे कि देखो ये जो हो रहा है अंग्रेजों की वजह से हो रहा है। बाजार में जब जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, वहाँ ये लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं कि भैया जो हो रहा है अंग्रेजों की वजह से हो रहा है। जो त्योहार होता है, बिग हंट होता है, वहाँ लोगों से मिलते हैं तो वही बात करते हैं कि अंग्रेजों की वजह से ही जो हो रहा है। और ये सब देखते देखते आखिरकार शुरुआत होती है रिवोल्ट की। जो कंगर फॉरेस्ट था, यहाँ पर जो धुरवास जो यहाँ पे आदिवासी ग्रुप्स हैं, ट्राइबल्स जो हैं, ये शुरुआत करते हैं। इस ग्रुप के अंदर कोई लीडर नहीं होता है, सब लोग जो हैं बड़े डेमोक्रेटिक वे में अपनी बात रखते हैं, उन सबकी बात मानी भी जाती है, जो अच्छी मानी जाती है, जो बेकार उसको नेगलेक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो लीडर की तरह पूछते थे, रिस्पेक्ट करते थे। ये गुंडाधुर की जो गुंडाधुर जी हैं, ये इन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, इन्होंने फाइट किया फॉर द फ्रीडम। यहाँ पर एक और बड़ा नाम निकल कर आता है निथानर। तो ये भी तो है एक इंपॉर्टेंट फिगर थे। तो मतलब ये इन सब लोगों ने मिलकर रिवोल्ट किया और ये चाहते थे कि हम अंग्रेजों से लड़े, लेकिन लड़ने के लिए इनको हथियार चाहिए और हथियार के लिए इनके पास ना ही बम बारूद है,
इनके पास ना ही बम बारूद है, ना ही अपनी सेना है, तो लड़ेंगे कैसे? तो इन्होंने कहा कि भैया अपना हथियार बनाओ। तो हथियार ये लेकर आए पहले आम का बीज, मतलब आम का बीज जो है फेंक के मारेंगे। अब भाई बम बारूद नहीं, इसी से लड़ेंगे। जो पत्थर हैं वो उठाना चालू किया। जो यहाँ पे चिली है, मिर्ची पाउडर आंख में फेंक देंगे, उसका इस्तेमाल किया। जो एरो है, धनुष तीर, उसका इस्तेमाल किया चालू किया। और इसके बाद ये जो हथियार है, एक गांव से दूसरे गांव, एक घर से दूसरे घर, पूरे के पूरे जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स थे उन सब के घर घर तक पहुंचा दिया। अब वो इंसान जो लड़ नहीं सकता है वो कंट्रीब्यूट कैसे करे? क्योंकि अब देखो लड़ाई झगड़ा जो है जवान लोग का काम है। अब जो बूढ़ा आदमी है हाथ में लाठी लेके चल रहा है, लड़ाई झगड़ा उसके बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर जो इंसान लड़ नहीं सकता था उसने भी कंट्रीब्यूट किया, आम के बीज इकट्ठा करने में, पत्थर इकट्ठा करने में, घर से लेकर मिर्ची दे दी अपने, लो जी मिर्ची पाउडर बनाओ अपना इससे। तो इस तरीके से पूरे के पूरे जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स थे उन सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जो जहां तक कर सकता था उसने किया। अब इसके बाद हथियार तो हो गया, लेकिन पैसा भी नहीं है। हथियार भी ऐसा नहीं जिससे हम अंग्रेजों से लड़ सके। इन्होंने शुरुआत की पैसा कमाने से। इन्होंने कहा जो बाजार है उसको लूट लो, बाजार लूट के लाएंगे, अनाज मिलेगा, भुखमरी भी खा रखी है, खाने को नहीं है तो अनाज लूट के लाएंगे, उससे हम खाना खाएंगे। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जो अंग्रेज लोग हैं ना, उनका घर लूटेंगे हम। उनके पास खूब सारा पैसा है, उनके घर में चीज़ें जो महंगी महंगी चीज़ें हैं वो सब बेच देंगे। जो ट्रेडर्स हैं, अक्सर उस वक्त ट्रेडर्स जितने भी थे, बिजनेसमैन जितने भी थे, वो सब अंग्रेज ही थे, तो उनको हम लूट लेंगे। जो स्कूल हो गए, जो पुलिस स्टेशन हो गए, इनको हम जला देंगे। गुस्सा है भैया, जला देंगे इनको, हम लूट लेंगे इनको हम। और जितना भी अनाज मिलेगा इस अनाज को हम बांट लेंगे, ताकि जितने भी लोग हैं हमारे ट्राइबल ग्रुप में वो सब खाना खा सके। अब जब ये सब चीज़ें होने लगी, ये जो घटनाएं थी होने लगी, तब अंग्रेजों ने रिएक्ट किया। क्योंकि एक बार जो अंग्रेज थे गुस्सा देख चुके थे भारतीयों का 1857 के अंदर, तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि दोबारा वही जो गुस्सा है भारत का उभरे। इसी वजह से इन्होंने कहा जल्द से दबा दिया जाए, तो अपनी सेना को उन्होंने भेज दिया। अब जब सेना आई तो आदिवासी को लगा कि भैया जो यहाँ पे अंग्रेज है ये तो आ गए हैं, इनके साथ तो नेगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं कि अब तक हल निकल जाए। लेकिन अंग्रेजों ने बात सुनी नहीं, इन्होंने घेर लिया उनसे पूरे कैंप को और फायर कर दिया, ओपन फायर कर दिया। अंग्रेजों की आदत भी ऐसी थी, जलियांवाला जो बागकांड हुआ भी ऐसे ही हुआ था, पूरा घेर लिया और गोली चला दी। यहाँ भी इन्होंने ऐसे ही किया, पूरी तरह से घेर लिया पूरे आदिवासी ग्रुप को और फायर कर दिया। 3 महीने के अंदर ही जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने दोबारा से रिकैप्चर कर लिया, अपना जो कंट्रोल था दोबारा जमा दिया। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक विक्ट्री भी हो गई आदिवासी ग्रुप की। यहाँ पे पहले क्या, जो गुंडा धोते हुए कभी उन्हें अरेस्ट कर नहीं पाए। अब यहाँ पे जो मेजर विक्ट्री हुई ना, वो हुई कैसे वो देखते हैं। अब यहाँ पे शर्त क्या थी, बस यही हम चाहते थे कि जो जंगल आपने कब्जा किसको ना कब्जाओ, छोड़ दो। तो ब्रिटिशर्स ने यही कहा जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट है इसको हम टेम्परेरी रूप से, मतलब कुछ वक्त के लिए सस्पेंड करते हैं। अभी इस पर हम नहीं लागू कर रहे हैं, इस पर थोड़ा डिबेट करेंगे, बातचीत करेंगे, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1910 के अंदर, तो उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा कि भैया जितना हमारा ये जो लैंड मास हमने मांगा था, 2/3 जो हमने कहा था, उसका हम रफली आधा ही अब लेंगे, पूरा जंगल हम नहीं लेंगे। तो इस तरीके से एक मेजर विक्ट्री आप कह सकते हो कि हाँ भैया हमने रिवोल्ट किया, और जो रिवोल्ट का कारण था ना वो हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे जो आदिवासी ग्रुप थे, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, उनका ये हाल था उस वक्त जब अंग्रेज यहाँ पर थे। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, जब इंडिया आज़ाद हो गया, क्या जब इंडिया आज़ाद हुआ क्या तब इन्होंने उनको राइट दिए कि आप जंगल के अंदर रहो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करो, जो करना है करो? क्या हमने ऐसा करने को कहा? बिल्कुल नहीं। जब देश आज़ाद हो गया तब भी जो आदिवासी ग्रुप्स थे, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, उनका जो लाइवलीहुड था बिल्कुल सेम ही था, कुछ मेजर चेंज नहीं आया। और वर्ल्ड बैंक ने तो एक पर्पस भी रखा था, एक प्रपोजल रखा था। इन्होंने कहा जो 4600 हेक्टेयर लैंड मास है ना इंडिया के अंदर, इसको यहाँ पे जो जंगल उग रखा है इसको आप साफ कर दो, और यहाँ पे एक ऐसा पेड़ लगाओ जिससे आप पेपर बना सकते हो, जिससे आप जो पेपर इंडस्ट्री है उसमें आप घुसोगे और जो पैसा है वो कमा पाओगे। उस वक्त 1970s की बात है, 1970s की। उस वक्त पैसा था नहीं इंडिया के पास, जेब खाली थी। अब तो खैर पैसा है हमारे पास, लेकिन उस वक्त हमारा ध्यान जाना जरूरी था कि हाँ भैया पैसे किस तरीके से कमाया जाए। तो हमने ध्यान दिया कि हाँ भैया पेपर इंडस्ट्री जो है इसमें हम घुस सकते हैं। लेकिन जो इंडिया के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि जो जंगल है उसे ना काटा जाए, जिस वजह से जो प्रोजेक्ट था इसको रोक दिया गया और ये काम कभी हुआ नहीं। और शायद ना होने की वजह से ही जो इंडिया था इसने कई और सेक्टर्स में हाथ डाले। आईटी सेक्टर जो हो गया, जो फार्मेसी हो गया, इन सेक्टर्स में हमने हाथ डाले, और आज की तारीख में जो इंडिया है वो आईटी और जो फार्मेसी है उसमें वर्ल्ड को रूल कर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।